प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन पर हम चर्चा कर रहे थे और विभिन्न चर्चाओं के दौरान और उसके बावजूद जो है आंदोलन की जो स्थितियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं और कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है जो ब्रिटिश शासन को भारतीयों के पक्ष में कुछ निर्णय लेने के लिए बाध्य कर रही है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में भी हमने जिक्र किया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में कुछ वैश्विक घटनाएं घट रही हैं जिसमें दूसरे महायुद्ध का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरे महायुद्ध में मिली करारी हार से मित्र राष्ट्रों को अपने साम्राज्यवाद को विस्तार को रोकना उनके लिए अवश्यंभावी हो गया था या जो साम्राज्य उनके पास में था उनको बचाना उनके लिए मुश्किल कार्य हो गया था। ऐसा ही प्रभाव जो है भारत के साथ अंग्रेजी शासन के संबंधों पर भी पड़ रहा है। महायुद्ध ने भारत और ब्रिटेन के राजनीतिक संबंधों को बड़े जोरदार तरीके से प्रभावित किया और ब्रिटिश शासन को भारत के पक्ष में कुछ सकारात्मक निर्णय स्वराज्य की तरफ उनको ले जाने वाले निर्णय करने के लिए बाध्य कर दिया। चूँकि वैश्विक परिदृश्य में जैसा कि कल हमने चर्चा की थी कि जापान लगातार जो है भारत की सीमाओं की तरफ बढ़ रहा था और करीब करीब बर्मा पर रंगून पर अपना अधिकार करके जो है भारत के मुख्य सीमाओं तक वह आ चुका था। अब ब्रिटिश शासन के लिए यह आवश्यकता कि भारतीयों का सहयोग प्राप्त करके साम्राज्य की सुरक्षा करें। भारतीयों के सहयोग के बिना यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा कर पाना संभव नहीं था। ये बहुत बड़ा तात्कालिक रूप से राजनीतिक और सैनिक कारण ब्रिटिश शासन के ऊपर था कि वो भारतीयों के साथ बात करें, उनको सहयोग में लें, जैसा कि उन्होंने किया नहीं था और ब्रिटेन जो है युद्ध में शामिल हो गया था और भारतीयों के युद्ध में सहयोग की, भारतीयों को शामिल करने की घोषणा भी भारतीयों नेताओं को बिना पूछे, कांग्रेस को बिना विश्वास मिली ऐसी घोषणा इन्होंने कर दी थी। लेकिन परवर्ती परिस्थितियों में अब ये बातें नहीं चल सकती थी और किसी भी रूप में भारतीयों पर शासन बनाए रखने के लिए भारतीयों का सहयोग आवश्यक था। यद्यपि पूर्व में जो भी घोषणाएं हुई, पूर्व में जो भी वार्ताएं हुई, उन सब वार्ताओं में उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा ही भारत को देने की मांग दोहराई थी। लेकिन वास्तव में अब ऐसा उचित नहीं रह गया था कि भारतीय नेता केवल रियायत के नाम से संतुष्ट हो जाएं या आंदोलनकारी रियायत के नाम से संतुष्ट हो जाएं। जिस प्रकार से दूसरे महायुद्ध में ब्रिटेन के साम्राज्य को करारी मात मिल रही थी, उसके साथ ही एक बड़ा पहलू ये था कि भारत से बाहर नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके, राष्ट्रीय सेना की स्थापना करके और जापान के सहयोग से ब्रिटिश शासन को हराना प्रारंभ कर दिया था और पूर्वोत्तर के बहुत सारे इलाकों पर नेताजी की आज़ाद हिंद फौज ने अधिकार कर लिया था। 1943 आते आते जापान के सहयोग से और आज़ाद हिंद फौज के सहयोग से भारत के पूर्वोत्तर के बहुत बड़े इलाके पर नेताजी की आज़ाद हिंद फौज ने अधिकार कर लिया था। यद्यपि ये तथ्य इतिहास में पूर्ण रूप से बताया नहीं गया, लेकिन ये बात सत्य है कि पूर्वोत्तर के बहुत बड़े हिस्से पर नेताजी की आज़ाद हिंद फौज ने जो है अधिकार कर लिया था महायुद्ध के दौरान। तो ये कुछ ऐसी सैनिक परिस्थितियां साम्राज्यवादियों के लिए बन रही थी जिनको आगे साम्राज्यवाद चलाने के लिए अब भारतीयों के साथ बात करना आवश्यक था। इसी कड़ी में भारत आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है और एक महत्वपूर्ण योजना आती है जिसे राजगोपालाचारी योजना कहा गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है गवर्नर जनरल की हैसियत में एक योजना प्रस्तुत करते हैं और गवर्नर जनरल की हैसियत में राजगोपालाचारी की योजना प्रस्तुत करते हैं। इस योजना के अनुसार मुस्लिम लीग, चूँकि उस समय स्वराज्य प्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बन रही थी और जिन्ना जो हैं इस विवाद पर अड़े हुए थे कि संविधान कैसे बनेगा, संविधान का निर्माण कौन करेगा और जनमत संग्रह के द्वारा जो निर्वाचन होंगे या जो सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे संविधान सभा के, उस जनमत संग्रह को वास्तविक रूप से क्रियान्वित कौन करेगा। राजगोपालाचारी ने एक योजना के रूप में जो है एक सहमति बनाने के लिए मुस्लिम लीग से वार्ता करना चाहा, किंतु जिन्ना जो है इस बात में हमेशा अड़े रहे और किसी भी रूप में राजगोपालाचारी की जो समानता आधारित
योजना थी। शासन चलाने के लिए, संविधान सभा बनाने के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को मिलकर काम करने की जो बात इस योजना में कही गई थी, जिसको गांधी ने भी स्वीकार किया था, लेकिन जिन्ना इस मुद्दे पर अड़े रहे और उनका प्रश्न ये था कि वो इसको केवल स्वर्ण हिंदुओं की योजना मात्र मान रहे थे और वह किसी भी दृष्टिकोण से इसमें सहयोग नहीं करना चाह रहे थे। तो राजगोपालाचारी योजना से एक बात स्पष्ट हो चुकी थी कि जिन्ना अनावश्यक रूप से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे, जैसा कि उनका इतना कद नहीं था, लेकिन वो जो है एक राजनीतिक हैसियत उन्होंने इस योजना में अड़ंगा लगा करके अपनी एक राजनीतिक हैसियत इन्होंने प्राप्त कर ली थी। तो राजगोपालाचारी योजना ने जिन्ना को भारतीय राजनीति के पृष्ठभूमि में लाकर खड़ा किया, इसका ये महत्व था। और जिन्ना अनावश्यक रूप से प्रसिद्धि प्राप्त भारतीय राजनेता की हैसियत से सामने आए, मुस्लिम लीग के नेता की हैसियत से सामने आए। इसी कड़ी में एक दूसरी और योजना आती है जिसे वेवल योजना कहा गया। वेवल योजना कहा गया 1943 में 1943 लॉर्ड वेवल जो हैं वो गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। लॉर्ड वेवल गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाते हैं और इस योजना में इन्होंने 15 जून सन 1945 को, जून 1945 को इन्होंने इस योजना को प्रस्तुत किया। और इस योजना का सुखद पहलू ये था कि इन्होंने सभी अधिकार भारतीय कार्यकारिणी, जो निर्वाचित मंत्रिमंडलों की कार्यकारिणियाँ बनेंगी, उन कार्यकारिणियों को देने का प्रस्ताव इस वेवल योजना में इन्होंने दिया। केवल गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल काउंसिल के सभी सदस्य भारतीय होंगे, ये प्रस्ताव भी इन्होंने, भारतीय सदस्य होंगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, जैसा कि अब तक किसी भी प्रस्ताव या किसी भी अधिनियम में गवर्नर जनरल इन काउंसिल के संपूर्ण सदस्य भारतीय होंगे, ऐसा कोई प्रस्ताव, कोई योजना नहीं आई थी। प्रथम बार लॉर्ड वेवल योजना में जो है ये प्रस्ताव दिया गया था। केवल मुख्य सेनापति या मुख्य सेनाधिकारी का पद जो है वो गवर्नर जनरल के पास में या अंग्रेजों के पास में रहेगा, बाकी सभी पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया जाएगा। ये सबसे बड़ा जो है प्रस्ताव, सबसे बड़ी योजना ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से आंदोलनकारियों के लिए, भारत के लिए दी गई थी। तो वेवल योजना का भी अपने आप में बड़ा महत्व था कि चरणबद्ध तरीके से अब जो है अंग्रेज भारतीयों के स्वराज्य की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन पूर्ण रूप से ये भी अस्तित्व में नहीं आ पाई। और मुख्य मुद्दा लीग का जो अड़ियल रवैया यहाँ भी बन के सामने आता है, क्योंकि वो भारतीय सदस्यों के प्रस्तावों पर वो सहमत न होकर के वो केवल मुस्लिम लीग के सदस्यों पर ही वो सहमत होने की बात करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो है वो यहाँ पर सामने आती है। इसके बाद एक शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, शिमला सम्मेलन होता है। शिमला सम्मेलन ये जून 45 में होता है। शिमला वेवल योजना के जस्ट बाद जो है शिमला सम्मेलन होता है और शिमला सम्मेलन भी जून 45 में ही संपन्न होता है। इसमें जो है शासन की मांगों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ काम करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया है। करीब देश की 70% आबादी हिंदू हैं और 30% आबादी जो है मुस्लिम हैं, किंतु जिन्ना जो है संविधान सभा में सभी सदस्यों की नियुक्ति जो है वो मुस्लिम सदस्यों को लेकर करना चाहते हैं। कांग्रेस को स्वर्ण हिंदुओं की संस्था कह करके उसका तिरस्कार करते हैं और किसी भी रूप में जिन्ना के अड़ियल रवैये से शिमला सम्मेलन के तहत जो बातें स्वीकार की गई वो भी अपने वास्तविक धरातल पर नहीं आ पाती हैं। तो इस प्रकार शिमला सम्मेलन भी जो है इस कड़ी में जुड़ जाता है, लेकिन कोई विशेष सफलता प्राप्त किए बिना समाप्त हो जाता है। शिमला सम्मेलन का भी कोई विशेष नतीजा यहाँ पर नहीं निकलता है। अब इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण परिघटना घटती है
और हालांकि भारत में ये घटना नहीं घट रही है, वैश्विक परिदृश्य में ब्रिटेन में जो है विश्व युद्ध के परिणाम जब लगातार उनको निराशा मिल रही है, तो इस स्थिति में वहाँ शासक दल की आलोचना हो रही है और एक दूसरे दल की सरकार बनती है। जैसा कि पूर्व में भी हमने पढ़ा था, 29 के आसपास भी इनकी सरकार बनी थी। ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार का गठन होता है, लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में बनती है। 1945 का ही समय है और इस समय करीब करीब महायुद्ध समाप्ति के कगार पर है और दूसरे महायुद्ध से यूरोप महाद्वीप को बेतहाशा नुकसान होता है। विश्व में अगर सबसे बड़ा नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा जन और धन की हानि हुई, वो यूरोप महाद्वीप की है। और विश्व राजनीति का जो सेंटर यूरोप हुआ करता था, या यूँ कहें कि यूरोप सेंटर्ड जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी, अब वह कंसेप्ट उलट रहा था और वैश्विक महाशक्तियों के रूप में ब्रिटेन के जो 5 देश हुआ करते थे, अब वैश्विक महाशक्तियों का दर्जा भी उनसे छिन रहा था, जिनमें ब्रिटेन भी एक था। तो न केवल साम्राज्य को खोने का डर ब्रिटेन को सता रहा था, बल्कि वैश्विक महाशक्ति का दर्जा खोने का डर भी ब्रिटेन को सता रहा था। ये बहुत सारे वैश्विक परिदृश्य में सैनिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ इतने तेज़ी से बदलाव लेती हैं कि अब वो मजबूरन वहाँ पर जो है दल बदल हो जाता है, दूसरे दल की सरकार वहाँ बनती है और तत्कालिक अनुदार दल को जनता अस्वीकार कर देती है और लेबर पार्टी की सरकार वहाँ पर बनती है। लेबर पार्टी की सरकार बनना भारत के आज़ादी के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण परिघटना है, या यूँ कहें कि इसका हमारी आज़ादी के साथ बड़ा संबंध रहा, क्योंकि इसी दल की सरकार ने ही भारत को स्वराज्य देने की घोषणा का खुले शब्दों में घोषणा तो नहीं की, लेकिन आश्वासन दिया और इसके प्रधानमंत्री मिस्टर क्लीमेंट एटली बनते हैं। और जैसा कि पिछले कक्षाओं में भी हमने जिक्र किया था, एटली साहब व्यक्तिगत रूप से उदारवादी विचारक माने जाते हैं और उदारवादी विचारक होने के नाते जब संसद प्रथम बार जो है निर्वाचनों के बाद बैठती है, तो संसद में उनका जो उद्बोधन आता है, उनकी जो भाषण या घोषणा उनकी जो आती है, उसमें एक वक्तव्य उन्होंने दिया और वो ये था कि हम भारतीय नेताओं के साथ मिलकर के भारत की राजनीतिक समस्याओं को हल करेंगे और भारत को स्वशासन देने की दिशा में हम बड़ा कदम उठाएंगे। तो इस आश्वासन भरी घोषणा से, एक आश्वस्ति भरी घोषणा से एक ऐसा आभास भारतीय नेताओं को हो रहा है कि अब हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, या ब्रिटिश शासन का लक्ष्य परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि ब्रिटिश शासन और सरकार वहाँ पर बदल चुकी है। क्योंकि अब पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल थे, वो जा चुके हैं, जो कि भारत के प्रति सहानुभूति नहीं रखते थे, और मिस्टर एटली यहाँ पर कम्स हैं, मिस्टर चर्चिल गो बैक हैं। तो ये परिस्थितियाँ कहीं न कहीं भारतीय आंदोलन के पक्ष में दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ी परिघटना यहाँ पर घट रही है। अब इसी कड़ी में जो है स्वशासन देने की कड़ी में चुनाव की स्थितियाँ भारत में चल रही हैं। 1945-46 का समय अब यहाँ पर आ चुका है और भारत में चुनावों की बात हो रही है, विधान परिषदों के चुनाव की बात हो रही है, संविधान सभा के चुनावों की बात भी सामने आएंगी। लेकिन यहाँ पर चुनाव की घोषणा की जाती है और कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है। अपना चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस जारी करती है। इस चुनावी घोषणा पत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, समानता की बात की गई है, राजनीतिक अधिकारों की बात की गई है, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। इन सभी बातों को आधार बना के कांग्रेस अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करती है जनता के सामने। और मुस्लिम लीग भी जो है मुस्लिम लीग भी चुनाव में शामिल होती हैं। किंतु कांग्रेस जहां संपूर्ण राष्ट्र के साथ में अखंड भारत के साथ चुनाव लड़ने की बात कह रही है, वहीं पर मुस्लिम लीग जो है द्विराष्ट्र का सिद्धांत यहां पर स्थापित कर रही है और वह द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर ही चुनाव लड़ना चाहती हैं। कुल मिला के लीग का अड़ियल रवैया एक बार यहाँ फिर से सामने आ जाता है और लीग के इस अड़ियल रवैये के कारण के बावजूद भी कांग्रेस को जो है बड़ी सफलता यहाँ पर मिलती है और मुस्लिम बहुल इलाकों में जो है
मुस्लिम लीग को सफलता मिलती है। बंगाल और उड़ीसा में, सिंध प्रांत में जो है मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल बनते हैं। पंजाब और कुछ लगते इलाकों में मिले जुले मंत्रिमंडल बनते हैं, बाकी इलाकों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बनते हैं। इस प्रकार भारत में ये चुनाव अस्तित्व में आता है, विधान परिषदों का गठन भारत में होता है। लेकिन अभी तक वास्तविक सत्ता हस्तांतरण भारतीयों को नहीं हुआ है। गवर्नर जनरल काउंसिल बनी हुई है जो भारत के मुख्य कार्यपालक हैं, और भारत में भारत मंत्री के नाम से ब्रिटिश संसद में मंत्री हैं जिनका नियंत्रण, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के साथ मिलकर भारत के भाग्य विधाता अभी भी बने हुए हैं। चुनाव हो जाने के बाद भी वास्तविक स्थितियों में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो रही है। अब एक और महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर घट जाती है। कैबिनेट मिशन आने से पूर्व जो है सेना में भी विद्रोह हो जाता है, सेना में विद्रोह। और बेसिकली ये विद्रोह नौसेना में दिखाई देता है, नौसेना में विद्रोह हो जाता है और बम्बई में नौसैनिक जो हैं हड़ताल कर देते हैं। सैन्य विद्रोह सामने आता है, एक आम हड़ताल में शामिल हो जाती है सेना। बम्बई के 3 लाख मजदूर सेना से सहानुभूति रखते हुए जो है हड़ताल में शांतिपूर्वक एक हड़ताल कर देते हैं। सेना एक सम्मेलन का आयोजन करती है और उसमें जो है सरकार को अपनी मांगे रखती है। तो ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के खिलाफ भारतीय सेना ने ऐसा विद्रोह कर दिया। ये जो सैन्य विद्रोह यहाँ सामने आया, इसने एक स्थिति ब्रिटिश शासन के सामने स्पष्ट कर दी कि भारतीय राजनीतिक और सैनिक समस्याओं के समाधान के लिए केवल भारतीय सेना पर ही आधारित नहीं हुआ जा सकता है। इसीलिए साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इन्होंने सेना में भी परिवर्तन करने प्रारंभ कर दिए। यद्यपि ये कोई पहली बार नहीं था, अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही ये विश्वास नहीं किया था भारतीय सैनिकों पर, और इसीलिए उन्होंने न तो पूर्ण रूप से अधिकारी भारतीय सेना में नियुक्त किए थे और ना ही पूर्ण रूप से कोई भारतीय बटालियन इन्होंने बनाई थी। सेना के 2 भाग इन्होंने अपने हिसाब से गठित किए हुए थे। रॉयल ब्रिटिश आर्मी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन उसकी टुकड़ियों के रूप में इंडियन नेटिव आर्मी भी इन्होंने बना रखी थी। अर्थात जो भारतीय सिपाही होते थे उनको रॉयल ब्रिटिश आर्मी के साथ मिला करके ही रखा जाता था, और कहीं एक बार भी ऐसा नहीं उन्होंने सेना में गठन किया कि पूरी की पूरी ब्रिगेड जो है भारतीय नेटिव आर्मी की हो, इंडियन आर्मी की हो, ऐसा नहीं किया था। रॉयल ब्रिटिश आर्मी के अधीनस्थ तरीके से इन्होंने यहाँ पर सेना की टुकड़ियाँ बांट के रखी हुई थी। नौसेना में बम्बई विद्रोह होने के बाद ये बात और पूर्णतः स्पष्ट हो गई थी कि भारत की राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए वो इंडियन नेटिव आर्मी पर आधारित नहीं रह सकते हैं, या सेना का गठन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि सेना का गठन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि प्रमुख रूप से भारतीय जो सिपाही हैं वो अंग्रेजी अधिकारियों और अंग्रेजी सैनिकों के साथ तालमेल में रहें, उनके पूर्ण नियंत्रण में रहें। अब ये जो सेना में विद्रोह जो हो चुका था, इस सेना विद्रोह में के बाद में अब जो है मुख्य मुद्दा एक नई योजना के रूप में आता है और उसे कैबिनेट मिशन प्लान कहा गया, या मंत्रिमंडल मिशन योजना। मंत्रिमंडल मिशन योजना, जब ऐसी घटनाएं भारत में घट रही हैं तो इनके स्थायी समाधान के लिए जो है ब्रिटिश सरकार एक ऐसी योजना लेकर के आती है जिसे कैबिनेट मिशन प्लान कहा गया या मंत्रिमंडल मिशन योजना कही गई। ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों के लोक सदन और उच्च सदन के सदस्यों मंत्रियों से मिलाकर के इसका गठन किया गया, और इस कैबिनेट मिशन प्लान को भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए मार्ग सुझाने के लिए भेजा गया। सत्ता हस्तांतरण का मार्ग सुझाने के लिए उसके सत्ता हस्तांतरण के तरीके खोजने के लिए इसको यहाँ पर भेजा गया, और ये मार्च 46 में जो है 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आती है। उससे पहले ये 23 मार्च को लाहौर में आती है। इसके करीब 3 सप्ताह तक वार्ताएं चलती हैं, किंतु लीग के अड़ियल रवैये के कारण ये योजना भी वास्तविक रूप से अपने अस्तित्व में नहीं आ पाती हैं। लेकिन
अब भारतीयों को, भारतीय आंदोलनकारियों को ये लगने लगा था कि ये एक ऐसा अवसर है जिसमें ब्रिटिश शासन भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने की तरफ अग्रसर दिखाई दे रहा है और हमें ऐसा अवसर इतिहास में न तो पहले कभी प्राप्त हुआ है और संभव है कि अगर हमने इस योजना को ठुकरा दिया या ये अमल में नहीं लाई गई तो संभव है कि आगे आने वाले समय में भी ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हो। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया था। भारत में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा गया था, चूँकि चुनाव हो चुके थे और उसमें जो है अंतरिम सरकार के गठन के लिए जो असेंबलीज बनाई गई थी उन असेंबलीज में से 199 स्थान जो हैं आईएनसी को मिलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और जो 77 स्थान मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित थे उन स्थानों में से 73 स्थान मुस्लिम लीग को प्राप्त हो जाते हैं। मुस्लिम लीग एक अच्छी सफलता प्राप्त यहाँ पर करती है, किंतु वह अपनी सफलता से संतुष्ट और प्रसन्न दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि उसे कांग्रेस की सफलता से अप्रसन्नता दिखाई दे रही है। वह सरकार अंतरिम सरकार बनाने में रोड़ा अटकाती है, जिन्ना अड़ियल रवैया अपनाते हैं और जो कार्यकारिणी है उसके 5 मेंबर वो मुस्लिम मेंबर रखना चाहते हैं। कांग्रेस को स्वर्ण हिंदू संस्था बताकर उसका तिरस्कार करते हैं और किसी भी प्रकार से अंतरिम सरकार का गठन नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात यहाँ पर करना चाहते हैं और कांग्रेस को एक हिंदूवादी संस्था कह करके उसका तिरस्कार प्रारंभ करते हैं। लेकिन परिवर्तित परिस्थितियों में गांधी और अन्य नेताओं ने इस योजना को स्वीकार करके अंतरिम सरकार को में सहयोग करने का फैसला किया, अंतरिम सरकार गठन करने का फैसला किया और गवर्नर जनरल ने नेहरू जी को बिना मुस्लिम लीग के आमंत्रित किया अंतरिम सरकार बनाने के लिए। 12 सदस्यों के एक सरकार का गठन, 12 सदस्यों को शपथ गवर्नर जनरल दिलाते हैं और वो अंतरिम सरकार बनाती है। इस अंतरिम सरकार बनाने के बाद में अंतरिम सरकार के निर्देशों के तहत ही संविधान सभा के चुनावों का मार्ग भी प्रशस्त होता है। लेकिन उससे पूर्व एक बहुत बड़ी घटना भारत में घटती है और वो है मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा करना और सांप्रदायिक दंगों को अंजाम देना। इसमें जो है लीग सीधी कार्रवाई करती है मुस्लिम बहुल इलाकों में। इसके लिए एक जो है सीधी कार्रवाई का जो मामला था वो सांप्रदायिक दंगों को अस्तित्व में लाने का मामला था, क्योंकि कांग्रेस से असंतुष्ट होकर के मुस्लिम लीग जो है इस प्रकार की कार्रवाई करती है और वह किसी भी रूप में इसका सहयोग नहीं करना चाहती है, अखंड भारत का विरोध करती है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर अपने चाल में सफल होते दिखाई देते हैं। सेना और पुलिस निष्क्रियता दिखाती है और जो है बहुत बड़े दंगे कलकत्ता में शुरू हो जाते हैं और ये दंगे न केवल कलकत्ता में बल्कि अन्य मुस्लिम प्रांतों में भी होते हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में भी होते हैं और दक्षिण भारत तक इन दंगों को जो है जनता को अपनी चपेट में लिया। दिल्ली में भी बहुत बड़े दंगे हुए और सिंध प्रांत में भी बड़े दंगे हुए। इस प्रकार से मुस्लिम लीग ने ऐसी कार्रवाई करके सांप्रदायिक दंगों को अस्तित्व में ला दिया, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा गया। लेकिन जो भारत में शासन बनने की दिशा में जो कदम बढ़ाए गए थे उनको यहाँ पर एक बार पुनः धक्का लगता है और संविधान सभा के निर्माण में भी बड़ी कठिनाई यहाँ पर पैदा होती है। लेकिन सने सने भारत में परिस्थितियाँ इस प्रकार से बन रही हैं कि वो जो हैं आज़ादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अंत में जो है इस प्रकार की घटनाएं घटते हुए फिर एक नई योजना, जिसे आगे हम माउंटबेटन योजना के नाम से पढ़ेंगे, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट करेंगे।